हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का जो पिछला भाग था हमारा, जिसमें हमने 55 तक के प्रश्न ले लिए थे। 56 से आगे हम इसमें पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में सबसे पहले रिक्त स्थान वाले प्रश्न, उसके बाद में अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक सभी प्रकार के प्रश्न मिले हैं, उसी तरीके से इसमें भी आपको निबंधात्मक, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और रिक्त स्थान वाले सभी प्रश्न मिलेंगे। एग्जाम से पहले कंप्लीट रिवीजन, ये काफ़ी लंबा वीडियो रहेगा, जरूर देख लीजिएगा और काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको कल के एग्जाम में। आइए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, नियोजन से क्या अभिप्राय है? तो आपको उत्तर लिखना है कि नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। यह कार्यों को क्रमबद्ध रूप से संपादित करने से पूर्व की एक मानसिक प्रवृत्ति है। इसमें कार्य करने से पहले सोचना होता है और अनुमानों के स्थान पर तथ्यों को ध्यान में रख करके काम करना होता है। इसे नियोजन कहते हैं, इसे प्लानिंग कहते हैं। ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? आपको इसमें लिखना है कि हरित क्रांति से अभिप्राय कृषि उत्पादन में होने वाली उस भारी वृद्धि से है जो कृषि की नई नीति अपनाने के कारण हुई थी। यहाँ पर हम बात करेंगे जे.जी. हॉरर के अनुसार हरित क्रांति शब्द 1968 में होने वाले उस आश्चर्यजनक परिवर्तन के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो भारत के खाद्यान्न उत्पादन में हुआ और अब भी जारी है। तो हरित क्रांति विशेष करके गेहूं और चावल के उत्पादन में इससे बहुत ज़्यादा उत्पादन में जो है वृद्धि हुई थी और इससे जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है 58वां, प्रीवी पर्स से आप क्या समझते हैं? क्या है प्रीवी पर्स? तो प्रीवी पर्स से आशा है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देशी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया और इनके तात्कालिक शासकों को, जो शासक थे वहाँ के, जो रियासतों के जो राजा थे, उनको जीवन यापन हेतु विशेष धनराशि और भत्ते दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। इसे प्रीवी पर्स के नाम से जाना जाता है। तो जो रजवाड़े थे, जो राजा थे, उनको भारतीय संघ में शामिल करने के लिए उन्हें एक विशेष सुविधा दी गई थी कि भाई आपकी आमदनी जो है इससे जो घट जाएगी, क्योंकि भारत में सम्मिलित होने के बाद में उन्हें जो है इनसे कोई आमदनी नहीं होगी, तो इनको भत्ता जो है वो विशेष भत्ता धनराशि जो है वो दी जानी थी। इसे प्रीवी पर्स कहते हैं। अगला प्रश्न है 59वां, दक्षिण एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर लिखना है कि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है, क्योंकि कई राष्ट्रों में जैसे भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र रहा, लेकिन इसके आस पड़ोस में जैसे नेपाल और भूटान में राजशाही रही। वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान में लोकतंत्र के साथ साथ वहाँ पर सैनिक तानाशाह भी रहे हैं। इसलिए लिखेंगे कि लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। इसके बावजूद इस क्षेत्र के देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है, अर्थात वह लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से अच्छा समझती है। इस क्षेत्र के 5 बड़े देशों बांग्लादेश, नेपाल, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें यह बात स्पष्ट हुई थी कि 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक समर्थन हासिल है। इन देशों में हर वर्ग और धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संस्थाओं में विश्वास करते हैं। अगला प्रश्न है 60वां, भारतीय किसान यूनियन किसानों की दुर्दशा की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाला अग्रणी संगठन है। 90 के दशक में इसने किन मुद्दों को उठाया और इसे कहां तक सफलता मिली, बताइए। आप लिखेंगे 1990 के दशक में भारतीय किसान यूनियन, जिसे BKU के नाम से भी जाना जाता है, ने भारतीय किसानों की दुर्दशा सुधारने हेतु निम्न मुद्दों पर बल दिया था। पहला तो है कि इसने बिजली की दरों में बढ़ोतरी का विरोध किया और उचित दर पर गारंटी शुदा बिजली आपूर्ति करने पर बल दिया। दूसरा है, इसने नकदी फसलों के सरकारी खरीद मूल्यों में बढ़ोतरी की मांग की। अगला पॉइंट लिखना है कि इसने कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों को हटाने पर बल दिया और किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान करने की मांग इसने की थी। नेक्स्ट लिखना है, किसानों के बकाया कर्ज को माफ करने की भी मांग इसने की थी और
सफलताएं हम लिखेंगे 1990 के दशक में BKU ने अपनी संख्या बल के आधार पर एक दबाव समूह की तरह काम किया था और अन्य किसान संगठनों के साथ मिलकर उसने अपनी मांगें मनवाने में सफलता पाई थी। तो ये इनकी 2 सफलताएं लिखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 61वां प्रश्न है 1990 के पश्चात भारत में राजनीतिक दलों के कौन से गठबंधन उभरे। 1990 के बाद में यहाँ पर गठबंधन की राजनीति की शुरुआत होती है भारत में। तो इस गठबंधन के किन्हीं 2 परिणामों को उजागर कीजिए। आप लिखेंगे कि 1990 के पश्चात भारत में केंद्र में राजनीतिक दलों के 3 गठबंधन उभरे। पहला गठबंधन था 1996 और 1997 में देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा सरकार बनी, जिसे कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था। दूसरा लिखना है कि 1998 और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा नीत राजग की सरकार बनी थी। और नेक्स्ट लिखेंगे 2004 और 2009 में कांग्रेस नीत संप्रग जो है सरकार का गठन यहाँ पर हुआ था। और 14 से 19 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा नीत राजग की सरकार जो है वो फिर से बनी थी। अब ये जो गठबंधन की राजनीति है, इसके परिणाम क्या रहे वो हम देखेंगे। तो परिणाम इस प्रकार रहे। गठबंधन की राजनीति के परिणाम स्वरूप पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे को सभी दलों ने स्वीकार किया। दूसरा पॉइंट लिखना है, गठबंधन की राजनीति के परिणाम स्वरूप केंद्रीय शासन में क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व बढ़ा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। कौन से विश्व युद्ध की समाप्ति से? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में जैसे ही समाप्त हुआ, उसी के साथ विश्व जो शीत युद्ध है, अमेरिका और सोवियत संघ के जो है विश्व के नेता बनने के फलस्वरूप जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन कौन सा था? तो सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया था 1955 में। अमेरिका ने जो नाटो बनाया था उसके खिलाफ। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो अब लिखना है आपको एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? तो लिखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है 66वां, दलितों पर हो रहे अत्याचार से संबंधित कानून कब बनाया गया? ये 1989 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को विध्वंस करने की घटना 1992 में दिसंबर महीने में घटी थी। अगला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी? और इसका उत्तर है 1 जुलाई 1968 को परमाणु अप्रसार संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 69वां, अमेरिका ने जापान के किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया था? तो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के इन 2 शहरों पर, हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था, जिसे लिटिल मैन और फैट मैन की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है 70वां प्रश्न, विश्व में सर्वप्रथम कब और कहां साम्यवादी पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के आधार पर बनी थी? तो इसका उत्तर है कि अक्टूबर 1900, ये गलती से हुआ है यहाँ पे 2017, 1917 में सोवियत संघ में सबसे पहले साम्यवादी सरकार का गठन हुआ था। ओके, याद रखिएगा 1917, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। नेक्स्ट है 71वां प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस ने किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो सोवियत संघ ने विघटन के बाद, जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और उसके बाद में रूस के रूप में जो नया देश उभरा, तो रूस ने उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। अगला प्रश्न है, साफ्टा का पूरा नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। अगला प्रश्न है, मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा जो है 1972 में मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1944 में उद्योगपतियों ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। 1944 में उद्योगपतियों का जो ये मॉडल था, इसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है 1969 में केंद्र सरकार ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो 1902 चरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। प्रथम चरण जो 1969 में हुआ था उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और यहाँ इन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है पंचायती राज की स्थापना कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा हुई थी? तो पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट 77वां प्रश्न है सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो आप लिखेंगे 1990 में सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है जब किसी भी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो ऐसी संसद को क्या कहते हैं? तो उस संसद को त्रिशंकु संसद कहते हैं। अगला प्रश्न है 1989 के चुनावों के पश्चात केंद्र में जनता दल ने किसके नेतृत्व में सरकार बनाई? तो ये जो चुनाव हुए थे 1989 के बाद उसमें वीपी सिंह के नेतृत्व में केंद्र में सरकार का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है शीत युद्ध का क्या अर्थ है? तो अच्छी तरह से आप सब जानते हैं यह युद्ध की वह अवस्था है जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य तनावपूर्ण वातावरण हो लेकिन वास्तव में कोई युद्ध न हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विवाद रेडियो प्रसारणों और सैनिक शक्ति के प्रसार के द्वारा लड़े गए स्नायु युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों को छोटे देशों ने क्यों आकर्षित किया? कोई दो कारण बताइए। आप लिखेंगे कि शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों को छोटे देशों ने निम्न कारणों से आकर्षित किया। पहला कारण था महाशक्तियां इन देशों में अपने सैनिक अड्डे बनाकर दुश्मन के देशों की जासूसी कर सकती थी और दूसरा कारण था कि छोटे देश सैन्य गठबंधन के अंतर्गत आने वाले सैनिकों को अपने खर्चे पर अपने देश में रखते थे। इससे महाशक्तियों पर आर्थिक दबाव जो है वो कम पड़ता था। नेक्स्ट प्रश्न है 82वां बर्लिन की दीवार का निर्माण और विध्वंस किस प्रकार की ऐतिहासिक घटना कहलाती है? तो आप लिखेंगे कि शीत युद्ध के उत्कर्ष के चरम दौर में 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी को विभाजित करने वाली ये लगभग 150 किलोमीटर लंबी दीवार 1961 में खड़ी की गई थी और ये जो है वो शीत युद्ध का एक चरम बिंदु था और उसी के बाद 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट भी होता है। यह घटना शीत युद्ध के प्रारंभ की प्रतीक रही। सन 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया था। यह घटना जर्मनी के एकीकरण, साम्यवादी खेमे की समाप्ति और शीत युद्ध की समाप्ति की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 83वां सोवियत प्रणाली का पूर्वी यूरोप और दूसरी दुनिया पर क्या आरंभिक प्रभाव पड़ा? तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे। सोवियत सेना ने उन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। नेक्स्ट प्रश्न है 84वां पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के क्या कारण हैं? तो हमने पिछले वाले वीडियो में भी कुछ कारण देखे थे, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी क्यों नहीं बन पा रहा है। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार है, वहाँ पर बार बार सैनिक शासन जो है वो तख्ता पलट कर देता है या फिर सरकार को गिरा करके दूसरी सरकार बना लेता है। तो यह इसका कारण यह है कि यहाँ पर सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। दूसरा कारण है कि भारत के साथ निरंतर तनातनी रहने के कारण सेना समर्थक समूह अधिक मजबूत है। और तीसरा कारण लिखना है कि विकसित देशों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु पाकिस्तान में सैनिक शासन को हमेशा से बढ़ावा दिया है। ये कारण रहे हैं कि पाकिस्तान में प्रजातंत्र या फिर लोकतंत्र स्थायी नहीं रह सका। नेक्स्ट प्रश्न है अस्त्र नियंत्रण का अभिप्राय क्या है? तो इसमें आपको लिखना है कि अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों को विकसित करने अथवा उनको हासिल करने के संबंध में कुछ कायदे कानून का पालन करना पड़ता है, जैसे सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि 2, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि इत्यादि संधियां अस्त्र नियंत्रण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निरस्त्रीकरण यानी निशस्त्रीकरण से क्या आशय है? तो इसमें निशस्त्रीकरण जो है ये सुरक्षा की इस धारणा पर आधारित है कि देशों के बीच में एक न एक रूप में सहयोग हो।
निशस्त्रीकरण की मांग होती है कि सभी राज्य, चाहे उनका आकार, ताकत और प्रभाव कुछ भी हो, छोटा बड़ा कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियारों से बाजाए उन्हें बनाने से वो रुकें। अगला प्रश्न है 87वां, मूलवासियों को परिभाषित कीजिए। तो आइए करते हैं मूलवासी। मूलवासी ऐसे लोगों के वंशज हैं जो किसी मौजूद देश में लंबी समयावधि से रहते चले आ रहे हैं। यद्यपि किसी दूसरी जाति मूल के लोगों ने अन्य हिस्सों से आकर उनको अपने अधीन कर लिया, तथापि वे अभी भी अपनी परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज का पालन करना पसंद करते हैं। मतलब किसी भी स्थान पर मूल रूप से शुरुआती समय से जो रहते आ रहे हैं वो मूलवासी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है। तो उपनिवेशवाद वह विचारधारा है जिससे प्रेरित होकर प्राय एक शक्तिशाली राष्ट्र अन्य राष्ट्र या किसी राष्ट्र विशेष के किसी भाग पर अपना वर्चस्व स्थापित कर उसके आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण अपने हित के लिए करता है, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे ब्रिटेन ने जो है विश्व के विभिन्न देशों को अपने अधिकार में लेकर के अपने हित के लिए वहाँ पर जो है उन प्राकृतिक साधनों का, वहाँ की आर्थिक गतिविधियों को और यहाँ तक कि वहाँ की सरकार का भी गठन करके अपने हितों को साधा था, तो ये उपनिवेशवाद कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 89वां, निर्दलियों की बढ़ती संख्या एक चुनौती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें लिखना है कि चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ये निर्दलीय उम्मीदवार भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। यह भारतीय दलीय व्यवस्था के हित में नहीं है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण और विस्तार से क्या आशय है। तो सार्वजनिक क्षेत्रों का निर्माण और विस्तार से आशय है भारी उद्योगों, कोयलों तथा तेल की खोज और परमाणु ऊर्जा के विकास, अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के निर्माण और विस्तार का उत्तरदायित्व केंद्रीय सरकार के पास होना तथा इसके लिए वित्तीय और मानव शक्ति संसाधन का प्रबंध सरकार द्वारा करना। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कोई दो समस्याएं बताइए। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की समस्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में लाल फीताशाही का मतलब होता है अफसरशाही और नौकरशाही का बोलबाला है। मतलब लाल फीताशाही का मतलब होता है जो फाइलें होती है लाल फीते में बांध करके पड़ी रख दी जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इसे लाल फीताशाही कहते हैं। नौकरशाही यानी आप समझते हैं अफसरशाही, जिस कारण से सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता निजी क्षेत्र की अपेक्षा बहुत कम है। दूसरा लिखना है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख समस्या प्रबंधन व्यवस्था का कुशल न होना है, जबकि निजी क्षेत्र में जो है काफ़ी प्रबंधकीय कुशलताएं काफ़ी अच्छी होती हैं। 92वां प्रश्न है 1966 में कांग्रेस दल के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री के पद के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी का साथ क्यों दिया। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः यह सोचकर 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री पद के लिए साथ दिया था कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में खास अनुभव नहीं था इंदिरा गांधी को, तो नहीं होने के कारण समर्थन और दिशा निर्देश के लिए वे उन पर निर्भर रहेगी। तो इन लोगों ने सोचा कि चूंकि इंदिरा गांधी सही तरीके से शासन नहीं चला पाएगी, इन्हें अनुभव नहीं है और हमसे परामर्श लिया जाएगा, तो इन लोगों ने जो है वो इंदिरा गांधी का समर्थन किया था, लेकिन बाद में ऐसा हुआ नहीं। अगला प्रश्न है 93वां, भारत सरकार श्रीलंका के तमिल मुद्दे पर प्रत्यक्ष रूप से कब और किस रूप में शामिल हुई। लिखेंगे आप कि भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर भारी दबाव रहा कि वह श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे। तो भारत सरकार समय समय पर इस संदर्भ में श्रीलंका सरकार से बातचीत करने की कोशिश करती रही, लेकिन 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मुद्दे पर प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। 1987 में भारत की सरकार ने श्रीलंका सरकार से तमिल मुद्दे को सुलझाने के लिए एक समझौता किया और श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारत ने शांति सेना वहां पर श्रीलंका में भेज दी, लेकिन शांति सेना अंततः लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में भारत की दखलंदाजी समझा। परिणाम स्वरूप शांति सेना अपना लक्ष्य हासिल किए बिना वापस बुला ली गई।
नेक्स्ट लिखना है कि भारत और बांग्लादेश सहयोग के मुद्दों को स्पष्ट कीजिए। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सहयोग के मुद्दे रहे हैं वो इस तरीके से हैं। पहले 20 वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध ज़्यादा बेहतर हुए। 1971 में जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ तब से लेकर के शुरुआती जो 20 वर्ष हैं उन दौरान जो है दोनों देशों के संबंध काफ़ी अच्छे रहे थे, क्योंकि इसका कारण एक ये भी था कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत का महत्वपूर्ण जो है सहयोग रहा था। दूसरा है कि बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का और 2014 से एक्ट ईस्ट पूर्व की ओर कार्रवाई की नीति का हिस्सा है। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात है। अगला पॉइंट लिखना है कि आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया है और इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों को पहचान कर तथा एक दूसरे की ज़रूरतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बरत कर सहयोग के दायरे को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट 95वां प्रश्न, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। विश्व में कृषि योग्य भूमि की उर्वरता की कमी होने, चारागाहों के चारे खत्म होने, मत्स्य भंडारों के घटने और जलाशयों में प्रदूषण बढ़ने से खाद्य उत्पादन की कमी आ रही है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि प्रदूषित पेयजल एवं स्वच्छता की सुविधा की कमी के कारण विकासशील देशों में 30 लाख से भी अधिक बच्चे प्रतिवर्ष मौत के शिकार हो रहे हैं। अगला पॉइंट लिखना है कि वनों की अंधाधुंध कटाई से जैव विविधता में कमी आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है वायुमंडल में ओजोन गैस की परत में छेद होने से पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य का खतरा मंडरा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्र तटों पर बढ़ते प्रदूषण से समुद्री पर्यावरण को गुणवत्ता में भारी गिरावट जो है वो आ रही है। 96वां प्रश्न है पर्यावरण के संबंध में दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध के देशों के दृष्टिकोणों में क्या अंतर है। तो पर्यावरण के संबंध में आप लिखेंगे दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध के देशों के दृष्टिकोण में अंतर। तो निम्नलिखित अंतर हैं। पहला है कि उत्तर के विकसित देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो, जबकि दक्षिण के विकासशील देशों का कहना है कि विकसित देशों ने पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाया है, इसलिए उन्हें इस नुकसान की भरपाई की ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखना है कि विकासशील देश अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जबकि विकसित देशों ने अपना विकास पहले ही कर लिया है, इसलिए उन पर भी प्रतिबंध न लगे जो विकसित देशों पर लगाए जाने हैं। नेक्स्ट 97वां प्रश्न, ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का हिस्सा था, स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे कि 1992 के सितंबर और अक्टूबर में आंध्र प्रदेश के गांवों में महिलाओं ने ताड़ी अर्थात शराब के विरुद्ध आंदोलन की लड़ाई जो है वो छेड़ रखी थी। इस आंदोलन ने जब वृहद रूप धारण किया तो यह महिला आंदोलन का हिस्सा बन गया, क्योंकि यह ताड़ी विरोध के साथ साथ ताड़ी विरोध यानी शराब विरोध के साथ साथ घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन बन गया, जो महिला आंदोलन के मुख्य मुद्दे थे। दूसरा पॉइंट लिखना है कि इस आंदोलन ने महिलाओं के मुद्दों के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता उत्पन्न की। तीसरा पॉइंट लिखना है कि इसमें महिलाओं को विधायिका में दिए जाने वाले आरक्षण के मामले उठे। इस प्रकार ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का हिस्सा हो गया, क्योंकि महिलाओं से संबंधित जितने भी मुद्दे थे वो सारे के सारे मुद्दे जो है एक साथ उठा लिए गए, इसलिए इसे महिला आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जन आंदोलन का क्या अर्थ है। दल समर्थित यानी दलीय और स्वतंत्र यानी निर्दलीय आंदोलन का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जन आंदोलन है क्या। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि प्रजातांत्रिक मर्यादाओं तथा संवैधानिक नियमों के आधार पर तथा सामाजिक शिष्टाचार से संबंधित नियमों के पालन सहित सरकारी नीतियों, कानून और प्रशासन सहित किसी भी मुद्दे पर व्यक्तियों के समूह या फिर समूहों के द्वारा असहमति प्रकट किया जाना जन आंदोलन कहलाता है। अब दलीय आधारित आंदोलन, जब
जब कभी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल या फिर राजनीतिक दलों के समर्थन प्राप्त समूह द्वारा आंदोलन किए जाते हैं तो इन्हें दलीय आंदोलन कहा जाता है। जैसे किसान सभा आंदोलन एक दलीय आंदोलन था, क्योंकि कोई न कोई राजनीतिक पार्टी इन्हें अपना समर्थन दे देती है। और फिर है स्वतंत्र जन आंदोलन, जब आंदोलन असंगठित लोगों के समूह द्वारा संचालित किए जाते हैं, मतलब कोई विशेष संगठन उनके पीछे कार्य नहीं करता है, कुछ समूह इकट्ठा होकर के आंदोलन चलाते हैं, तो ये निर्दलीय जन आंदोलन कहलाते हैं। मतलब इनके पीछे सरकार या फिर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती है। तो जैसे चिपको आंदोलन था, दलित पैंथर्स आंदोलन था, तो ये किसी एक विशेष लोगों द्वारा, एक समूह द्वारा चलाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 99वां, साहबानो मामला क्या था? इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस विरोधी रुख क्यों अपनाया? तो साहबानो मामला देखते हैं कि साहबानो मामला एक 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला साहबानो का है। उसने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए अदालत में एक अर्जी दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने साहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। पुरातनपंथी मुसलमानों ने अदालत के इस फैसले को अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना। कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 पास किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया गया। भाजपा ने कांग्रेस के इस कदम की आलोचना की और इसे अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई अनावश्यक रियायत और तुष्टीकरण करार दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचोव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप लिखेंगे इस प्रश्न के उत्तर में कि मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। 1985 से लेकर के 1991 तक जो सोवियत संघ था उस समय ये राष्ट्रपति रहे थे। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और इसके बाद में फिर रूस जो है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इन्होंने सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्रचना और ग्लासनोस्त यानी खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किए और शीत युद्ध को समाप्त किया था। नेक्स्ट, लिट्टे क्या है? तो आप लिखेंगे कि लिट्टे का पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। छोटे प्रश्न में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या फिर रिक्त स्थान में आ सकता है। लिखना है आपको लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। 1983 के बाद से श्रीलंका में सक्रिय एक उग्र तमिल संगठन रहा जो श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग को लेकर के श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष करता रहा। अब इसे समाप्त कर दिया गया है, ये मुद्दा ही खत्म हो गया है। नेक्स्ट है 102वां प्रश्न, आपकी दृष्टि में मानवता की सुरक्षा के व्यापकतम अर्थ में कौन कौन सी सुरक्षा को शामिल किया जाएगा? तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि मानवता की सुरक्षा के व्यापकतम अर्थ में हम युद्ध, जनसंहार, आतंकवाद, अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के साथ साथ अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति को भी शामिल करते हैं। तो ये आपको इसका उत्तर लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 103, भारत में वामपंथी और दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों का उल्लेख कीजिए तथा उनकी विचारधाराओं में कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे कि प्रमुख वामपंथी तथा दक्षिणपंथी राजनीतिक दल। भारत में वामपंथी विचारधारा के पोषक दल हैं CPM, CPI, रिपब्लिक पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक और समाजवादी पार्टी, जबकि दक्षिणपंथी विचारधारा का पोषक है दल भारतीय जनता पार्टी। अब वामपंथी और दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों की विचारधारा में अंतर क्या है? तो देखिए, जो वामपंथी दल हैं ये धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक आर्थिक न्याय, राष्ट्रीयकरण आदि का समर्थन करते हैं, जबकि दक्षिणपंथी दल भारतीय संस्कृति, प्रबल राष्ट्रवाद, उदारीकरण, भूमंडलीकरण की नीतियों का समर्थन करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है कि वामपंथी दल सार्वजनिक क्षेत्र के समर्थक हैं, जबकि दक्षिणपंथी दल निजी क्षेत्र के समर्थक हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का गुप्त नाम क्या था? तो परमाणु बम जो हिरोशिमा पर गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था इसका नाम था फैटमैन। हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने ये परमाणु बम गिराए थे। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान, पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा रहा था। तो कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा रहा था।
अगला प्रश्न है, मानवाधिकारों की रक्षा में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठन कौन कौन से हैं? तो इसमें एक तो है एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरा है ह्यूमन राइट्स वॉच। ये 2 मानवाधिकार स्वयंसेवी संगठन रहे हैं। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसमें 5 जो राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, कर्नल नासिर, डॉक्टर सुकर्नो, और इस तरीके से जो है ये जो इसके नेता रहे थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथकतावाद से क्या आशय है? तो पृथकतावाद से आशय है अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना, पृथक रखना, इसे पृथकतावाद कहते हैं। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो व्लादिमीर लेनिन जो है ये बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक रहे थे। 1917 की रूसी क्रांति जो हुई थी। सोवियत संघ के नेतृत्व में बने पूर्वी यूरोप के देशों के सैनिक संगठन का क्या नाम था? इसका नाम था वार्सा पैक्ट, जो कि 1955 में बना था। भारत में स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई थी। अगला प्रश्न लिखना है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर लिखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री और साथ ही साथ भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः किस बात पर जोर दिया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः औद्योगिक विकास पर बल दिया गया था। ये पीसी मैलनोबिस के मॉडल पर आधारित थी और इसमें ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में विभिन्न जो इस्पात संयंत्र थे उनकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न लिखना है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो पहले चरण में भारत में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपको लिखना है, संसद ने सूचना के अधिकार विधेयक को कब पास किया था? तो संसद ने सूचना के अधिकार विधेयक को 2002 में पास किया था। पिछड़े वर्ग का पिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पिछड़े वर्ग का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शीत युद्ध की कोई 2 सैनिक विशेषताएं बताइए। तो शीत युद्ध की सैनिक विशेषताओं में पहली तो लिखेंगे आप कि सैन्य संगठनों का निर्माण करना और इनमें अधिक से अधिक देशों को शामिल करना। दूसरा पॉइंट लिखना है, शस्त्रीकरण करना, परमाणु मिसाइलों को बनाना और उन्हें युद्ध के महत्व के ठिकानों पर स्थापित करना। नेक्स्ट प्रश्न लिखना है, गुट निरपेक्ष आंदोलन ने द्विध्रुवीयता को कैसे चुनौती दी? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन ने आपको लिखना है कि एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को गुटों से अलग रखने का तीसरा विकल्प दिया। मतलब जो 2 गुट थे, सोवियत संघ और अमेरिका, उन दोनों गुटों से अलग रखने के लिए एक तीसरा मंच प्रदान किया और साथ ही साथ शांति और स्थिरता के लिए दोनों गुटों में मध्यस्थता द्वारा 2 ध्रुवीयता को चुनौती दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, चेकोस्लोवाकिया के विघटन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें आप लिखेंगे कि सोवियत संघ के समाजवादी गठबंधन से मुक्त होकर लोकतांत्रिक आंदोलन में चेकोस्लोवाकिया में राष्ट्रवादी ज्वार उठा और चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्ण ढंग से चेक और स्लोवाकिया नामक 2 देशों में विभाजित हो गया। चेकोस्लोवाकिया इन्हीं 2 राष्ट्रीयताओं से मिलकर के बना था। 120वां प्रश्न है, बाहरी सुरक्षा हेतु गठबंधन बनाने से क्या आशय है? तो आप लिखेंगे कि गठबंधन बनाना यानी गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं और सैन्य हमलों को रोकने अथवा उनसे रक्षा करने के लिए समवेत कदम उठाते हैं। अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है जिसमें यह स्पष्ट होता है कि खतरा किससे है। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अराल के आसपास हजारों लोगों को अपना घर क्यों छोड़ना पड़ा? तो अराल के आसपास बसे हजारों लोगों को अपना घर बाहर इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि पानी के विषाक्त होने से मत्स्य उद्योग नष्ट हो गया। जहाजरानी उद्योग और इससे जुड़े तमाम कामकाज खत्म हो गए। पानी में नमक की सांद्रता बढ़ जाने से पैदावार कम हो गई। अगला प्रश्न है, विपक्षी दल से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर रहता है
कि विपक्षी दल, जो दल सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को उजागर कर उनकी आलोचना करे, उसे विपक्षी दल कहा जाता है। सरकार के विपक्ष में जो होता है और सरकार की नीतियों का विरोध करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर के 1967 तक भारत में संगठित विरोधी दल का अभाव था। कोई भी पार्टी जो है विरोधी दल के रूप में नहीं थी, परंतु वर्तमान में भारत में एक संगठित विरोधी दल जो है वो पाया जाता है। और जितना मजबूत विरोधी दल पाया जाएगा, वो देश उतना ही सरकार जो है वो सही ढंग से कार्य करेगी। नेक्स्ट है 123वां प्रश्न, भारत की किन्हीं 3 राष्ट्रीय पार्टियों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बताइए। तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनका चुनाव चिन्ह है हाथ। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी, इनका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। अगला है बहुजन समाज पार्टी, इनका चुनाव चिन्ह है हाथी। अगला प्रश्न है दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है। तो आपको इसमें लिखना है कि दक्षिणपंथी विचारधारा खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था की समर्थक है। इसके अनुसार सरकार को अर्थव्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत में भूतपूर्व स्वतंत्र पार्टी और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण पंथ की राजनीतिक पार्टी मानी जाती है। अगला प्रश्न है जेपी कुमारप्पा कौन थे। तो इसमें आपको लिखना है कि जेपी कुमारप्पा का जन्म 1892 में हुआ। इनका असली नाम जेसी कार्नोलियस था। इन्होंने अमेरिका में अर्थशास्त्र और चार्टेड अकाउंटेंट की शिक्षा प्राप्त की। ये महात्मा गांधी के अनुयायी थे। उनकी कृति इकोनॉमी ऑफ परमानेंस को बड़ी ख्याति मिली। ये योजना आयोग के सदस्य भी रहे। नेक्स्ट प्रश्न है आया राम गया राम किस वर्ष से संबंधित घटना है तथा यह टिप्पणी किस व्यक्ति के संदर्भ में क्यों की गई है। तो आया राम गया राम सन 1967 के वर्ष से संबंधित घटना है। यह टिप्पणी कांग्रेस के हरियाणा राज्य के एक विधायक रामलाल के संबंध में की गई थी, जिसने एक पखवाड़े के अंदर 3 दफ़ा अपनी पार्टी बदली थी। तो 3 बार पार्टी एक पखवाड़े के भीतर बदली थी इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं, इससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह क्षेत्र एकजुट होकर अपना प्रभाव नहीं जमा पाता। इस कथन की पुष्टि में कोई 2 उदाहरण दें और दक्षिण एशिया को मजबूत बनाने के उपाय सुझाएं। तो आप लिखेंगे कि दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं, जिसके कारण ये देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक स्वर में नहीं बोल पाते और इस कारण यह क्षेत्र वहाँ एकजुट होकर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता। तो इसके उदाहरण जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और पाक के विचार सदैव एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोनों दक्षिण एशियाई राष्ट्र हैं और कभी भी एक सुर में इन्होंने कभी भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए। दूसरा पॉइंट होता है कि दक्षिण के अन्य सदस्य देशों को हमेशा यह डर सताता रहता है कि भारत कहीं बड़े होने का दबाव हम पर न बनाए। और दक्षिण एशिया को मजबूत बनाने के उपाय सभी देश आपस में एक दूसरे पर विश्वास करें। इन्हें दक्षिण के मंच पर परस्पर के विवादों को अलग रखते हुए व्यापारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग की दिशा में सार्थक पहल करनी चाहिए और बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप को रोका जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण एशिया क्षेत्र की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे दक्षिण एशिया की विशेषताएं। दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा तथा पारस्परिक शंका और विश्वास साथ साथ बसते हैं। सामान्यतः बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पद का व्यवहार किया जाता है। तो ध्यान रखिए दक्षिण एशिया में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 राष्ट्र शामिल हैं। इस क्षेत्र में जब तब अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। आगे लिखेंगे उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी से यह क्षेत्र एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। दक्षिण एशिया विविधताओं से भरा हुआ पूरा इलाका है, फिर भी भू राजनीतिक धरातल पर यह एक ही क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है 129वां, पर्यावरण प्रदूषण के कोई 4 उपाय लिखिए। तो आप लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के 4 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है समग्र चिंतन की आवश्यकता। पश्चिमी जगत के भौतिक चिंतन में इस बात पर जोर दिया जाता है कि इस पृथ्वी पर प्रकृति पर जो कुछ भी है वह मानव के उपयोग के लिए है, अतः आवश्यकता मानव की सोच बदलने की है। इसके लिए समग्र चिंतन आवश्यक है।
दूसरा लिखना है कि वन संरक्षण पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना अति आवश्यक है। तीसरा पॉइंट लिखना है कि जनसंख्या नियंत्रण पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना आवश्यक है। अगला पॉइंट लिखना है कि वन्य जीवन का संरक्षण पर्यावरण संरक्षण के लिए वन्य संरक्षण के साथ साथ वन्य जीवन का संरक्षण करना भी आवश्यक है। आगे लिखेंगे आप, पर्यावरण के संदर्भ में हम मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। तो हम पर्यावरण के संदर्भ में मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला लिखेंगे कि मूलवासियों के प्राकृतिक आवास अर्थात वन क्षेत्र को कुल भूमि क्षेत्र का 33.3% तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट लिखेंगे कि आदिवासियों को उनकी परंपरा में परिवर्तन किए बिना मूल रूप में राजनीतिक संरक्षण दिया जाए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, आदिवासियों यानी मूलवासियों को संगठित करके विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व दिलाया जाए। और चौथा पॉइंट लिखना है कि आदिवासियों यानी मूलवासियों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन देकर के मुख्य धारा के साथ जुड़ने की उनमें स्वतः इच्छा जागृत की जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, आरक्षण व्यवस्था के पक्ष में कोई 4 तर्क दीजिए। तो आप लिखेंगे आरक्षण व्यवस्था के पक्ष में तर्क। आरक्षण व्यवस्था के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। पहला पॉइंट लिखना है, सामाजिक समानता में वृद्धि। आरक्षण की नीति के फलस्वरूप कमजोर वर्ग के लोग सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी उच्च पद को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे, जिससे उनके सामाजिक सम्मान में वृद्धि होगी। दूसरा लिखना है, राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि। आरक्षण की नीति के कारण समाज के उच्च वर्गों के साथ साथ निम्न वर्गों को भी शासन प्रणाली और राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भागीदारी निभाने का अवसर मिलता है। तीसरा पॉइंट लिखना है कि राजनीतिक चेतना में वृद्धि। कमजोर वर्गों के शिक्षित लोग अब अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति पहले से अधिक जागरूक हैं। और चौथा पॉइंट लिखना है, आर्थिक उन्नति में सहायक। आरक्षण की नीति से समाज के गरीब वर्गों के लिए वर्षों से रुके हुए व्यवसाय के अवसर खुलेंगे, जिससे उनकी आर्थिक उन्नति होगी। और अगला प्रश्न है, आरक्षण नीति के विरोध में कोई 4 तर्क दीजिए। तो आरक्षण नीति के विरोध में जो तर्क दिए जाते हैं वो ये हैं, समानता के सिद्धांत के विरुद्ध। आरक्षण की व्यवस्था समानता के मूल अधिकार के विरुद्ध है। दूसरा लिखना है, जातिगत भेदभाव को बढ़ावा। इस व्यवस्था से जातिवाद को बहुत अधिक बढ़ावा मिलता है। तीसरा पॉइंट लिखना है, आरक्षण का लाभ सभी को समान रूप से नहीं मिलता। आरक्षण का लाभ अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के सभी लोगों को नहीं मिल पाता। इससे लाभ इन जातियों के एक छोटे से वर्ग ने उठाया है। और अंतिम पॉइंट लिखना है कि निर्भरता को बढ़ावा। आरक्षण के कारण अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों की आत्मनिर्भरता में कमी हुई है। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर किए हैं, और बाकी के जो प्रश्न उत्तर हैं इससे आगे वाले वो आपको जस्ट अभी थोड़ी देर के बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।